नमस्ते। आज हम केरल की राजनीति के एक बहुत ही कद्दावर नेता वीएस अच्युतानंदन, उनके निधन और फिर उनकी अंतिम विदाई के इर्द गिर्द जो कुछ बातें हुई उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं इस पर, जैसे मरुनाडन मलयाली यूट्यूब चैनल का विश्लेषण भी है। तो कोशिश रहेगी कि अच्युतानंदन जी की जो विरासत है, उन्हें जो भारी जन समर्थन मिला, हाँ। और साथ ही जैसा स्रोत बता रहे हैं, उनकी विदाई के वक्त कुछ कथित घटनाक्रम हुए, उनके पीछे की राजनीति क्या हो सकती है उसको समझने के। बिल्कुल। देखिए, अच्युतानंदन सिर्फ एक राजनेता तो नहीं थे, वो केरल में एक तरह से संघर्ष और जन सरोकार के प्रतीक बन गए थे। सही बात है। अब सोचिए, आजादी के दिन वो जेल में थे, दशकों लंबा उनका राजनीतिक सफर रहा, हम्म। और लोगों में लोकप्रियता का आलम यह था कि कहते हैं माइक टेस्टिंग की आवाज सुनते ही भीड़ उमड़ पड़ती थी। हाँ, ये बातें तो बहुत मशहूर हैं उनके बारे में। उनका जो जमीनी मुद्दों से जुड़ाव था, पर्यावरण को लेकर, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका जो स्टैंड था, उसने उन्हें जनता का हीरो बनाया था एक तरह से। बिल्कुल। और अभी हाल में जब ओमन चांडी जी का निधन हुआ, हमने देखा था कैसा जनसैलाब उमड़ा था। जी हाँ। तो ये उम्मीद तो थी कि अच्युतानंदन जी के लिए भी वैसी ही या शायद उससे भी ज्यादा तीव्र भावनाएं देखने को मिले, उनके संघर्ष का इतिहास देखते हुए। हाँ, स्वाभाविक था ये सोचना। उनका जीवन बहुत जुझारू रहा है। लेकिन यहीं पर हमारे सूत्र कुछ सवाल उठाते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी जो अंतिम यात्रा थी वो उतनी सहज नहीं रही जितनी उम्मीद थी। कुछ राजनीतिक पेच नजर आए। जी। पहला और सबसे अहम मुद्दा क्या बताया जा रहा है इसमें? जी, देखिए, सूत्रों ने जो पहला पॉइंट हाईलाइट किया है वो है उनके पार्थिव शरीर को पार्टी के मुख्य मुख्यालय यानी सीपीआईएम का जो सबसे अहम दफ्तर है, एकेजी सेंटर, हाँ, एकेजी सेंटर। वहां कथित तौर पर प्रवेश न देना। दावा ये है कि उनको वहां नहीं ले जाया गया। अच्छा। मेन पार्टी हेडक्वार्टर में नहीं, बल्कि पास में ही जो एकेजी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर है, वहां ले जाया गया। तो इस फैसले पर सवाल उठे। और वहाँ रिसर्च सेंटर में फिर कैसी प्रतिक्रिया रही, भीड़ वगैरह? वहां बताया जा रहा है कि जबरदस्त भीड़ जुटी। शायद कहते हैं कि ईएमएस और नायनार जैसे जो दिग्गज नेता थे, उनके समय से भी ज्यादा लोग थे। इतनी ज्यादा भीड़? लेकिन फिर दर्शन के समय को लेकर क्या बात सामने आई? सूत्रों में एमवी जयराजन की घोषणा का भी जिक्र है शायद। हाँ, आरोप यही है कि इतनी भारी भीड़ थी, हजारों लोग इंतजार कर रहे थे लाइन में। इसके बावजूद जनता के दर्शन का जो समय था वो कथित तौर पर जल्दी खत्म कर दिया गया। जल्दी खत्म कर दिया? जी हाँ, एमवी जयराजन द्वारा समय खत्म होने की घोषणा का खास तौर पर जिक्र मिलता है। और बात यही नहीं रुकी। अच्छा, और क्या हुआ? घर पर भी जब पार्थिव शरीर ले जाया गया तो वहां भी दर्शन कथित तौर पर सिर्फ परिवार तक ही सीमित रखा गया और आम जनता को वहां से जाने के लिए कहा गया, ऐसी बातें सामने आई। अगले दिन फिर तिरुवनंतपुरम के दरबार हॉल में रखा गया, तो वहां भी कहा जा रहा है कि दर्शन के लिए समय की बहुत सख्त पाबंदी थी। मतलब लगातार समय की कमी या पाबंदी की बात आ रही है। जी। और फिर तिरुवनंतपुरम से अलप्पुजा तक की जो अंतिम यात्रा थी, उसके रास्ते को लेकर भी कुछ चिंता जताई गई। हाँ, उस पर भी सवाल उठे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कार्य का हवाला दिया गया था शायद, लेकिन आशंका क्या थी? ओमन चांडी की यात्रा से तुलना क्यों हो रही है? जी, हवाला तो नेशनल हाईवे पे काम कर दिया गया, लेकिन आशंका ये जताई गई कि ये शायद यात्रा को छोटा करने और भीड़ को कम करने की एक कोशिश थी, खासकर जब ओमन चांडी जी की अंतिम यात्रा घंटों चली थी और बहुत लंबी थी। तो सूत्र इन सारी घटनाओं को, एकेजी सेंटर में ना ले जाना, दर्शन का समय कम करना, यात्रा का रूट बदलना, इन सबको एक बड़े राजनीतिक टकराव के नजरिए से देखते हैं। यानी वीएस अच्युतानंदन और मौजूदा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के बीच जो कथित मतभेद रहे हैं, उससे जोड़कर। बिल्कुल। दावा यही किया जा रहा है कि अच्युतानंदन जी की मृत्यु के बाद भी जो उनकी जबरदस्त लोकप्रियता दिख रही थी, वो शायद पिनाराई विजयन और पार्टी के मौजूदा नेतृत्व के लिए कुछ असहज करने वाली थी। और स्रोत तो शायद इसी संदर्भ में पिनाराई विजयन द्वारा अच्युतानंदन को कथित तौर पर पहले भी किनारे लगाने की कोशिशों का जिक्र करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे 1996 में उन्हें मुख्यमंत्री बनने से कथित तौर पर रोकना। हाँ। फिर 2006 में उन्हें चुनाव लड़ने से ही रोक दिया गया था शुरू में। हालांकि बाद में जनता के भारी दबाव में वो फैसला वापस लेना पड़ा। हाँ, वो काफी बड़ा मुद्दा बना था उस वक्त। बिल्कुल। और फिर 2016 में जब एलडीएफ जीती, तब भी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया, जबकि वो एक प्रमुख चेहरा थे चुनाव में। और ये भी कहा जा रहा है कि अच्युतानंदन के जो करीबी माने जाने वाले नेता थे, उन्हें भी साइडलाइन किया गया। जी, सूत्रों में ये बातें भी बताई गई हैं।
तो उनके विश्लेषण के हिसाब से देखें तो ये सारी घटनाएं सिर्फ प्रशासनिक फैसले नहीं लगती, बल्कि ये अच्युतानंदन की विरासत के प्रभाव को कम करने और उनकी विदाई के पूरे कार्यक्रम को नियंत्रित करने का एक कथित प्रयास हो सकती हैं, जो उनके प्रति दशकों से चली आ रही कथित प्रतिद्वंदिता थी उसी का विस्तार। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो तस्वीर ये बनती है कि एक तरफ वीएस अच्युतानंदन की एक बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत है, जनता का उनके लिए गहरा सम्मान और दुख साफ दिख रहा था। जी बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ, जैसा हमारे स्रोत बता रहे हैं, उनकी अंतिम विदाई कई कथित विवादों और अनसुलझे सवालों के साए में रही। हाँ, और ये घटनाक्रम, जैसा कि सूत्र दावा करते हैं, ये महज प्रक्रियात्मक चूक या इंतजाम की कमी नहीं लगते। अच्छा। बल्कि ये केरल की राजनीति के जो गहरे और पुराने मतभेद हैं, उनकी तरफ इशारा करते हैं, जो एक इतने बड़े नेता के दुखद निधन के अवसर पर भी सतह पर आते दिखे। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है कि राजनीतिक विरासतें कितनी जटिल होती हैं और कैसे वर्तमान की राजनीति कई बार अतीत की छाया से या आपसी प्रतिद्वंदिता से मुक्त नहीं हो पाती। सही बात है। यहाँ तक कि ऐसे मार्मिक और दुखद क्षणों में भी। खैर, इसी विचार के साथ आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।